ओके, तो इन माय प्रीवियस वीडियो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द डायग्राम। तो अपने लोग का 3 पार्ट में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डिवाइड किया गया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 इंडिकेट लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज 2 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड द थर्ड वन इज लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। तो तुम बोलेगा भैया क्या खास बात है, ध्यान से देखो, अपने आप देखो बेटा, ये लाइन टीपी का है टोटल प्रोडक्ट, ये लाइन मार्जिनल प्रोडक्ट, ये एवरेज प्रोडक्ट। सबसे पहले आप देखो कि फर्स्ट स्टेज में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट वाला लाइन बढ़ रहा है, ठीक है, यानी एमपी इंक्रीजिंग। फिर उसके बाद देखो एमपी मैक्सिमम में पहुंच गया, पहुंचने के बाद फिर एमपी फॉल हो रहा है। क्लियर हो गया? अब देखो मैंने यही लिखा है, एमपी राइजेस रीचेस मैक्सिमम देन स्टार्ट फॉलिंग। अब टोटल प्रोडक्ट में आप बोलो तो टोटल प्रोडक्ट देखो बेटा पहले बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो एकदम इंक्रीजिंग स्पीड में बढ़ रहा है। ये डायग्राम में पूरा क्लासीफाई नहीं होता, आप ऐसे देखो टोटल प्रोडक्ट, मेरा पेन में ध्यान रखना, टोटल प्रोडक्ट पहले ऐसे बढ़ रहा है, फिर स्पीड ऐसे हो गया स्लैंट। तो तुम बोलेगा भैया क्यों? पहले तो बेटा स्पीड में बढ़ रहा है, फिर उसके बाद स्लैंट हो गया। इसका मतलब ये है दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये पॉइंट यहाँ से जहाँ से मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम हुआ, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तुम बोलेगा भैया क्या बात है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पीछे यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल प्रोडक्ट जो बढ़ता है वो इंक्रीजिंग स्पीड से बढ़ता है, इसके बाद से टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग स्पीड से बढ़ना स्टार्ट होता है, यानी ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे हो जाता है। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे बढ़ रहा है फिर ऐसे हो जाता है, यानी द इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ टीपी गेट्स रिड्यूसेस। पहले इंक्रीजिंग पॉइंट से बढ़ता है फिर गिर जाता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट why the video is getting hazy, huh? Indicates that from this point the increasing speed of TP reduces. Okay, I hope you all get my point. ठीक है ना बेटा? फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज में आ जाओ। सेकेंड स्टेज में आप, अच्छा एपी के बारे में मैं बोलना भूल गया, पहले टीपी के बारे में बोला, बड़ा इंक्रीजिंग स्पीड से फिर कम हो गया स्पीड। देखो यही लिखा है, टीपी राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट इन द बिगिनिंग एंड लेटर ऑन राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। एवरेज प्रोडक्ट में देखो नीचे रहता है, बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, मैक्सिमम में पहुंच जा रहा है। तो देखो यही लिखा है, एपी राइजेस एंड रीचेस मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द स्टेज। जहाँ मैक्सिमम में होता है वहाँ पे एपी और एमपी आपस में इंटरेक्ट करता है, यानी एपी इज इक्वल्स टू एमपी। तो दिस आर द फीचर्स। तुम बोलेगा भैया समझ में क्या आ रहा है? तो समझ में तो बेटा वही चीज़ है जो मैंने आपको इधर बताया है, बस उसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में अपने पढ़ रहे हैं। तो आपको तो ये नहीं लिखना एग्जाम में, यू नीड टू राइट ऑल दिस थिंग्स। तो यू नीड टू रिमेंबर दैट इन द फर्स्ट स्टेज, दैट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, द टीपी फर्स्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एंड देयर आफ्टर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। एमपी first increases then reaches maximum and starts falling, whereas AP increases and reaches to the maximum at the end of the stage where AP is equals to MP. Now let us go to the second stage. Second stage में आप देखो TP अभी भी diminishing rate से बढ़ रहा है, AP को देखो फॉल होना चालू हो गया, MP को देखो फॉल हो रहा है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दोनों फॉल होना चालू हो जाएगा, क्योंकि 100 आदमी का काम 100 आदमी को आप दे चुके हो, अब उससे ज़्यादा आदमी आप लगा रहे हो। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है, आदमी के पास काम कम हो रहा है, उसका एफिशिएंसी रिड्यूस हो जा रहा है, ज़्यादा काम डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या होगा कि भाई आप एक आदमी जो बना सकता है, अगर उसका कैपेसिटी 100 यूनिट बनाने का, तो नहीं बना रहा है वो, क्योंकि उसका काम इतना ज़्यादा डिवाइड हो गया कि उसके पास काम करने के लिए ज़्यादा काम बचा ही नहीं। थर्ड्स तो पढ़ लेते हैं फटाफट। टीपी कंटिन्यू टू राइज एट एन डिमिनिशिंग रेट, एपी फॉल, एमपी फॉल। एमपी जो फॉल होता है ना बेटा, देखो एमपी फॉल होते होते स्टेज के एंड में ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो होने का मतलब हो गया कि आपने ज़बरदस्ती इतना आदमी को लगा दिया कि अब आदमी के पास काम ही नहीं है करने के लिए, तो एमपी बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, जब एमपी ज़ीरो होता है तो देखो टीपी मैक्सिमम में पहुंच गया। ये आपको बहुत ध्यान से डायग्राम बनाना होगा। तुम बोलेगा क्यों? क्योंकि जब एमपी मैक्सिमम में होगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, एंड में आपका एपी मैक्सिमम में रहेगा। सेकेंड स्टेज में एंड में एमपी ज़ीरो होगा तब टीपी मैक्सिमम में आएगा। और थर्ड स्टेज यानी डिमिनिशिंग रिटर्न में आप देखो एमपी नेगेटिव हो गया, यानी एक्स्ट्रा लेबर लगाने से फ़ायदा नहीं बल्कि खर्चा बढ़ गया, टोटल प्रोडक्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट भी फॉल हो गया और एपी भी फॉल हो रहा है।
तो देखो टीपी फॉल, एपी फॉल और एमपी बिकम्स नेगेटिव. दिस इज द स्टेज ऑफ लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न. तो लेट अस डिस्कस दिस लॉ वंस अगेन इन अ वेरी ब्रीफ मैनर. बेसिक क्या है इस लॉ का कि अगर अपने पास सारे फिक्स फैक्टर्स है और अपने प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो वहाँ अगर जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को लगाओगे तो पहले तो प्रोडक्शन बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर धीरे धीरे वो फॉल होने लग जाएगा या फिर उसका बढ़ने का स्पीड फॉल होते जाएगा और धीरे धीरे वो टोटल प्रोडक्ट फॉल ही हो जाएगा. मतलब काम आपने इतना ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर लगा दिया जितने का दरकार ही नहीं था. पहले तो क्यों बढ़ा, इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों आया, आप पहले ये सोचो. क्योंकि काम डिवाइड हुआ, स्पेशलाइजेशन आया. सेकेंड स्टेज में सब फॉल होना क्यों चालू हो गया, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती ओवर क्राउडिंग कर दिया. और थर्ड स्टेज में क्या हुआ, आपने इतना ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर लगा दिया जितने का दरकार नहीं था, कॉस्ट एक्सेसिव बढ़ना स्टार्ट हो गया. यहाँ कॉस्ट रिड्यूस होता है, यहाँ मिनिमम में पहुँचता है और यहाँ कॉस्ट वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं डिस्कशन में ले रहा हूँ. लॉ बोलता है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर में टीपी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर फॉल हो जाता, बढ़ता तो है लेकिन स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग गेट्स रिड्यूसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. MP starts increasing, reaches maximum, then starts falling. AP starts increasing and reaches to the maximum at the end of the stage, which you need to remember when you are making a diagram. In the second stage, the AP continue to fall, TP increases but at a diminishing rate, and MP starts falling and becomes zero at the end of the stage. In the third stage, that is law of negative return, TP reduces, AP falls, MP becomes negative because excessive variable factor have been employed in compared to fixed factor. जितना फिक्स फैक्टर का कैपेसिटी नहीं है वहाँ पे आपने उससे ज़्यादा ही आपने वेरिएबल फैक्टर को लगा दिया. अब इस चीज़ को अपने समझते हैं यहाँ पे एक टेबल के थ्रू. टेबल में जब आप देखोगे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. दिस इज़ फर्स्ट स्टेज यानी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, दिस इज़ सेकेंड स्टेज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड दिस इज़ लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न. अब इसको ध्यान से देखो. फर्स्ट स्टेज में मैंने क्या बोला, टीपी बढ़ेगा पहले इंक्रीजिंग रेट से. तुम बोलेगा कैसे, 0 से 2 यानी 2, 2 से 6 यानी कितना बढ़ा 4, फिर 6 से 12 यानी वापस कितना से बढ़ा 6. अच्छा स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन 12 से फिर कितना हो गया 16, यानी 6 से 12 6 प्लस हुआ था, लेकिन 12 से 16 में खाली 4 प्लस हुआ, यानी बढ़ रहा है लेकिन स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग गेटिंग रिड्यूस. तो यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया यहाँ पे. फिर आप देख रहे हो एमपी बढ़ रहा है, मैक्सिमम में पहुँचा 4 से 6, फिर 6 से वापस फॉल होना चालू. और ये इनपुट आपका बढ़ ही रहा है और ये आपका फिक्स फैक्टर आप देखो फिक्स है और वेरिएबल फैक्टर धीरे धीरे बढ़ रहा है. सेकेंड स्टेज में आप देख सकते हो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम में पहुंचा. मैक्सिमम कब पहुंचा, जब एमपी 0 हो गया. और थर्ड स्टेज में आप देख रहे हो एमपी नेगेटिव, तो टोटल प्रोडक्ट भी देखो 18 से 16 कम हो गया. रीज़न क्या है, जो मैं आपको बता रहा था, फुल यूटिलाइजेशन, डिवीज़न ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन. तो दिस आर रिलेटेड टू द फिक्स फैक्टर. यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका. इसके लिए सेकेंड स्टेज के पीछे रीज़न क्या है और ये थर्ड स्टेज का रीज़न जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप पढ़ के देखिएगा. अब अपने लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं. अब यहाँ देखो एमपी और एपी में देखना बेटा, एमपी और एपी जब बढ़ता है तो एमपी एपी से ऊपर है. देखो एमपी ऊपर है, एपी नीचे. फिर जब एपी मैक्सिमम में पहुँचता है तो एमपी और एपी इक्वल हो जाता है, और जब फॉल होता है तो एपी ऊपर एमपी नीचे. 3 रिलेशन आया ना. तो देखो रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी में, जब एमपी अबव रहता है तो एपी बढ़ता है, एमपी जब एपी से इक्वल रहता है एपी मैक्सिमम में रहता है, और जब एपी फॉल होता है तो एमपी एपी से नीचे रहता है. तो ये आपको ध्यान में रखना होगा. और एमपी का देखो मैक्सिमम पॉइंट पहले पहुंचता है, एपी का मैक्सिमम पॉइंट बाद में पहुंचता है. तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. Whenever the question will ask you the relation between AP and MP, just look at the marks. अगर मार्क्स कम है तो this 4 point is sufficient, but अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो पहले डेफिनेशन लिखो, लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करो, फिर रिलेशन लिखो, ये टेबल बनाओ, तब जाके मार्क्स आपको मिलेगा. दिस इज़ योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. नाउ वी आर गोइंग टू द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. तुम बोलेगा भैया लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में क्या पढ़ना है अपने लोग को, वो बता दीजिए. तो बेटा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी बड़ा जोरदार लॉ है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देखो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि इट रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन द चेंज इन आउटपुट लेवल एंड द चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. इट रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन द चेंज इन आउटपुट लेवल एंड द चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. तुम बोलेगा भैया नहीं समझा, रिलेशन किसके बीच में, आउटपुट एंड द स्केल ऑफ प्रोडक्शन. अब तुम बोलेगा भैया व्हाट इज़ द स्केल ऑफ प्रोडक्शन. तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन का देखो स्टार मार्क देके मैंने यहाँ अलग से डेफिनेशन दिया है.
If all the input used in the production process are changed in the same proportion, it is said that the scale of production also getting changed. मान लो ये लॉ कब एप्लीकेबल होता है, पहले तो ये बताओ. लॉन्ग रन में मैंने क्या बोला था, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको बढ़ाने के लिए अगर ज़मीन चाहिए यानी लैंड चाहिए, लैंड मिल जाएगा. पैसा यानी कैपिटल चाहिए, कैपिटल मिल जाएगा. लेबर चाहिए, लेबर मिल जाएगा. सब कुछ मिलेगा. ये लॉ बोलता है कि अगर इनपुट्स यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, इसमें से किसी को भी आप बढ़ा रहे हो, मान लो आप लैंड भी बढ़ा रहे हो, लेबर भी बढ़ा रहे हो, तो ये दोनों चीज़ जो दोनों इनपुट को जब आप बढ़ा रहे हो और अगर दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, तुम बोलेगा मतलब अगर मान लो कि लैंड को भी आप डबल कर रहे हो यानी 100% बढ़ा रहे हो, लेबर को भी आप डबल कर रहे हो यानी 100% बढ़ा रहे हो, तो आउटपुट पहले तो ज़्यादा बढ़ेगा, फिर सेम हो जाएगा, फिर उसके बाद आउटपुट गिरना स्टार्ट हो जाएगा. तुम बोलेगा भैया लॉ ऑफ वेरिएबल और लॉ ऑफ कांस्टेंट टू रिटर्न तो सेम ही हो गया, इसमें भी वही आउटपुट पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट फिर कम होगा, तो बेटा सेम ही है. द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इनपुट यानी लेबर जब अपने बढ़ाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सेम परसेंटेज हर बार रखें, लेकिन लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में जब भी आप इनपुट बढ़ाओगे तो परसेंटेज सेम रहेगा. यानी 100% अगर लैंड बढ़ रहा है तो 100% ही लेबर बढ़ेगा. तब उस केस में आउटपुट पहले ज़्यादा बढ़ता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर मतलब मैक्सिमम में पहुंचता है, फिर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है. ये लॉ और वो लॉ सेम ही है, दोनों का लॉजिक सेम है, बस यही है एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन. तो वही चीज़ आपको बोल रहा है ये लॉ. व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, जब आप सारे इनपुट को एक प्रोपोर्शन में बढ़ाते हो यानी लैंड भी डबल 100% से बढ़ रहा है, लेबर भी डबल यानी 100% से बढ़ रहा है, तो उस केस में द आउटपुट लेवल पहले तो बढ़ेगा, फिर उसके बाद द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ आउटपुट जो है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा. मैं बताता हूँ ना आपको चेंज क्या हो जाएगा. पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम में पहुँचेगा, फिर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा. यानी स्केल में चेंज होने के कारण आउटपुट में चेंज आ रहा है. इस लॉ का मेन बेसिक यही है कि आउटपुट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन. अब स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मैंने एग्जांपल लिया है यानी इनपुट्स और चेंज इन आउटपुट का. अब आप देख सकते हो उसको 3 पार्ट में मैंने क्लासीफाई किया है. दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट, दिस इज़ योर थर्ड पार्ट. 3 पार्ट में क्लासीफाई है. पहला पार्ट का नाम है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. जैसे ये 3 पार्ट में नाम था ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, वैसे ही लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का भी 3 नाम है. इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. ध्यान रखना यहाँ इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग नेगेटिव है, यहाँ इंक्रीजिंग कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग में पहले आप देखो ध्यान से, मशीन इनपुट, लेबर इनपुट दोनों डबल हो गया यानी 100% मशीन बढ़ा, 100% लेबर बढ़ा. तो आप आउटपुट देखो 100 से 250 हो गया. 100 से 250 का मतलब समझते हो 150 बढ़ा. 150 का मतलब यानी 150% बढ़ा. यानी इनपुट तो आपका बढ़ रहा है 100%, लेकिन आउटपुट जो है वो आपका बढ़ रहा है 150%. अब कैलकुलेटर में 100 में 150% मारो 250 आ जाएगा. यानी आउटपुट का जो चेंज है वो इनपुट से ज़्यादा है. किस में? इन केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. सेकंड वाले में आ जाओ तो सेकंड वाले में देखो वापस से डबल हो रहा है यानी 100% इनपुट बढ़ रहा है, लेकिन आउटपुट भी देखो 100 का 200 ये भी डबल हो गया. यानी इनपुट भी 100% से बढ़ रहा है, आउटपुट भी 100% से ही बढ़ रहा है. दोनों का सेम है. चेंज इन आउटपुट इज इक्वल्स टू चेंज इन इनपुट. तो दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. अब थर्ड वाले स्टेज में आप जब आप देखोगे तो देखो वापस से डबल हो रहा है. तुम बोल रहे भैया ये तो आप सेम रखे हो, तो बेटा मैंने तो बोला ही है ना सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, नहीं तो अदरवाइज ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. और ये 100 से 150 यानी खाली 50 बढ़ा है, 50% बढ़ा है. यानी इनपुट तो आपने 100% से बढ़ाया, आउटपुट आपका 50% से ही बढ़ा. यानी चेंज इन आउटपुट इज़ लोअर दैन चेंज इन इनपुट. क्लियर हो गया? चेंज इन आउटपुट इज़ लोअर दैन चेंज इन इनपुट. तो इस केस को आप क्या बोलोगे कि भैया ये वाला जो केस है ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का है. अब इसके पीछे रीज़न क्या, मैं रीज़न दे रखा हूँ. पहला स्टेज का रीज़न है कि इंटरनल इकोनॉमी इंटरनल डिस इकोनॉमी से ज़्यादा है, इधर कम है और इधर मतलब आप ऐसे समझ लो इकोनॉमी मतलब फ़ायदा, डिस इकोनॉमी मतलब नुकसान. यानी पहला स्टेज में फ़ायदा ज़्यादा है नुकसान के मुकाबले, दूसरे में दोनों सेम है और तीसरे में फ़ायदा कम हो जाता है नुकसान के मुकाबले. अब तुम बोलेगा भैया व्हाट इज़ दिस इंटरनल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी. तो फॉर दैट वी नीड टू गो टू द अनदर टॉपिक. तो उसके बारे में आप 2 मिनट वेट करो, अपने इसको और इजी लैंग्वेज में समझते हैं. तुम बोलेगा क्या?
बहुत ध्यान से समझना, मैंने ABCD करके 4 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आउट किया। पहला, फैक्टर को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, लैंड एंड मशीन का आप फ़ायदा उठा रहे हो, तो ये आप बोल सकते हो कि ये रीज़न है फर्स्ट स्टेज का। यानी फर्स्ट स्टेज मतलब हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जहाँ पर आउटपुट का चेंजेस ज़्यादा है कंपेयर टू चेंज इन इनपुट। और ये जो है ये रीज़न मैंने दिया है आपका लास्ट वाले स्टेज का, यानी डिक्रीजिंग का। बेटा डिक्रीजिंग में क्या होता है कि जब आप इतना ज़्यादा मशीन लेबर बढ़ा देते हो तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैनेजमेंट के लिए कि सबको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। तो उस केस में क्या होता है कि आपको आपका आउटपुट उतना खिल के नहीं आता है। मैं आपको और इजी लैंग्वेज में एक बार इस लॉ को समझाता हूँ, आप इस चीज़ को ऐसे समझो। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ये बोलता है कि जब अपने पास सारा सुख सुविधा अवेलेबल है, when we are having all the facilities to change the factor of production, in that case अगर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी स्केल ऑफ प्रोडक्शन को सेम लेवल में चेंज करोगे, तो यानी आप जैसे मशीन को डबल किया, लेबर को डबल किया, तो आउटपुट पहले तो ज़्यादा बढ़ता है कंपेयर टू चेंज इन इनपुट, फिर सेम रहता है और फिर उससे कम होता है। तुम बोलेगा भैया ऐसा क्यों? समझो, पहले जब बेटा आप ज़्यादा इनपुट यूज़ कर रहे हो तो आपका जो बनाने का खर्चा है वो कम हो जाता है। आप नया नया टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, आप अपना कंपनी को बढ़ा रहे हो, तभी तो आप इतना ज़्यादा आउटपुट बना रहे हो। जब आपका कंपनी एक्सपैंड हो रहा है तो आप बढ़िया बढ़िया, फिर किसी का फ़ोन आ रहा है, आप बढ़िया बढ़िया किसी को मैनेजर को रख रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपका आउटपुट ज़्यादा आता है। ठीक है, वेट करो।